थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट पे हमारे पास ह्यूमन डेवलपमेंट की थ्योरीज बताते वक्त कौन कौन से इश्यूज दरपेश हुए जिन लोगों ने थ्योरीज बताई। इशू 1 एंड इशू 2 में आता क्या है कि हम इसमें देखते हैं एक्टिविटी एंड पैसिविटी, कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी। इससे पहले अगर आप लोगों को याद हो कि तो हम लोगों ने किया था मैकेनिस्टिक मॉडल और ऑर्गेनिज्मिक मॉडल और नेचर और नर्चर। एक्टिविटी और पैसिविटी और कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी उसी तरह है जैसे हमने वो डिस्क्राइब किए थे। तो अब हम ये डिस्क्राइब करते हैं व्हाट इज एक्टिविटी एंड पैसिविटी। फोकस ऑन द एक्सटेंट टू विच ह्यूमन बीइंग आर एक्टिव इन क्रिएटिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग देयर ओन एनवायरनमेंट एंड प्रोड्यूसिंग देयर ओन डेवलपमेंट और आर पैसिवली शेप्ड बाय फोर्स बियॉन्ड देयर कंट्रोल। इसमें ही आ गया वो ऑर्गेनिज्मिक मॉडल जो हम पहले ही डिस्क्राइब कर चुके हैं। अब पहले हमने ऑर्गेनिज्मिक मॉडल में किए, एक्टिव मॉडल में जो सिर्फ आता है आपके इनिशिएटिव पे क्वालिटेटिव मेजर है, यानी आपके इंट्रिंसिक डिजायर पे आता है। एक्सटर्नली अगर हम बात करेंगे कि एक्सटर्नल और इंटरनल, तो फिर वो मैकेनिस्टिक मॉडल हो जाएगा जो हम आगे जाके दोबारा से मैं बताती हूँ। सम थ्योरिस्ट बिलीव दैट ह्यूमंस आर क्यूरियस एक्टिव क्रिएचर who own development by exploring the world around them and shaping the environment। अब जो बंदा थ्योरी बता रहा होता है उसका एक अलग पर्सपेक्टिव होता है। तो एक्टिविटी यानी ऑर्गेनिज्मिक मॉडल की थ्योरी बताने में इसका पर्सपेक्टिव ये है कि एक इंसान जब वो पैदा होता है तो वो जब आगे बढ़ रहा होता है तो वो जो भी डेवलपमेंट लेता है वो अपनी ओन डेवलप वर्ल्ड को एक्सप्लोर करके ले रहा होता है, और वो जो भी चीजें डिस्क्राइब कर रहा होता है वो अपनी एनवायरनमेंट से सीख के अपनी मर्जी से कर रहा होता है। अदर थ्योरिस्ट व्यू ह्यूमंस आर पैसिव बीइंग शेप्ड लार्जली बाय फोर्स बियॉन्ड देयर कंट्रोल, usually environment influences but strongly biological force, example mechanistic model। इसमें क्या हो रहा है मैकेनिस्टिक मॉडल में कि आपकी इंटरनल डिजायर्स और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दोनों, जैसा हम सोचते हैं कि हमारी इंटरनल डिजायर्स तो है कि मैं ये करना चाहता हूँ, लेकिन क्या हमारी एनवायरनमेंट हमें इजाजत दे रही है। इसमें भी साइंटिस्ट ने पैसिविटी के बारे में बताया, मैकेनिज्मिक मॉडल के बारे में बताया। उसने ये कहा है इंटरनल डिजायर्स तो मायने रखती है क्योंकि वो बायोलॉजिकल फोर्सेस हैं, लेकिन आपकी एनवायरनमेंट भी मैटर करती है। Children's academic failing might be blamed on the failure of their parents and teacher to provide them with the right learning experiences, and the problem of socially isolated older adults might be attributed to social neglect of elderly rather than to deficiencies within the individual। जैसे ये फॉर एग्जाम्पल कि किसी भी बच्चे का फेल्यूर जो होता है वो ब्लेम किया जाता है उनके माँ बाप पे या उनके टीचर्स पे। अगर दोनों थ्योरीज में से किसी एक की बात करें तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये थ्योरी हमारी फॉल हो रही है पैसिविटी पे, क्योंकि हम अगर बायोलॉजिकल ट्रेट की बात करें तो बायोलॉजिकल ट्रेट में तो बच्चा ज़हीन है तो उसको फेल नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर बच्चा मेहनत ही नहीं कर रहा, पढ़ ही नहीं रहा, उसको इस तरह का एनवायरनमेंट ही नहीं मिल रहा, तो ज़हीन से ज़हीन बच्चा भी अपने रिजल्ट्स नहीं दे पाएगा। दूसरा इशू है हमारा कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी में क्या है कि कोई भी चीज कंटिन्यूअसली चल रही है या वो एक स्टेप बाय स्टेप है। आपने एक स्टेप चढ़ लिया, उसके बाद उस स्टेप को पीछे छोड़ दिया, अब वो आपका स्टेप मायने नहीं रखता, लेकिन हमारे स्टेप्स में ऐसा नहीं होता। फोकस इज ऑन वेदर द चेंजेस आर ग्रेजुअल और एब्रप्ट, सीरीज वाइज चल रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता एक चीज हुई, फिर दूसरी चीज हुई, फिर तीसरी चीज हुई, या इस तरह होते हैं बिखरे हुए, कभी भी कुछ भी हो जाएगा। This issues also concerns whether changes are qualitative or quantitative in nature. Quantitative changes are in degree and indicate continuity. Persons become taller, gain more cap. ये आपके क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। बाय कॉन्ट्रास्ट क्वालिटेटिव चेंजेस आर चेंजेस इन काइंड एंड सजेस्ट discontinuation such as transformation of non-verbal infant to a toddler who uses language. Discontinuity theorists purpose that people progress through developmental stages. अब कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी में क्या हुआ
कि इसमें एग्जाम्पल दिया है कि जिस तरह हमारा वेट बढ़ रहा है या हम लंबे हो रहे हैं, तो हम एकदम तो इतने लंबे नहीं हो गए ना, लेकिन जिस बंदे ने हमें बहुत अरसे पहले देखा हो और उसके बाद वो सडनली उस बच्चे को देखे वो बहुत लंबा हो गया, उसके लिए ये इस तरह है कि तुम इतनी जल्दी बड़े हो गए। और एक आता है आपका इसी तरह ट्रांसफॉर्मेशन नॉन वर्बल इन्फेंट से आप टोडलर की तरफ जाएं, आप नॉन वर्बल बच्चे को जो सिर्फ कुछ वर्बल्स बोल सकता है, साउंड कर सकता है, और एक बंदा पूरी पूरी थ्योरी बता रहा है और पूरा डिस्कस कर रहा है, तो सब इस तरह कहते हैं इतनी जल्दी बड़ा हो गया। तो वो आपका उस पर्सपेक्टिव में जाता है कि कंटिन्यूअसली ये चीज हुई है या एकदम से हो गई है या सीरीज वाइज थी। ठीक है, यूनिवर्सलिटी और कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिसिटी मैं भी आपको बताती हूँ। इससे पहले आप देख लो व्हाट इज नेचर और नर्चर। नेचर और नर्चर में होता क्या है, नेचर वो जो आपके बायोलॉजिकल ट्रेट आपको कुदरत ने आपके अंदर दिए हैं, वो है आपकी फितरत। आप किससे किस तरह बात करते हैं, और किसका दिमाग कितना तेज चलता है, कौन कितना चालाक है, ये सब आपकी फितरत है जो आप एक्सप्रेस कर रहे हैं। नर्चर क्या होता है, नर्चर होता है वही बायोलॉजिकल ट्रेट अगर आप बहुत ज्यादा उस पर काम करें और उसको ग्रूम करें। मतलब एक बच्चा, उसके माँ बाप इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उसने अपने खुद में बहुत मेहनत की, तो उसका दिमाग जो है उस ट्रेट में काम कर रहा है, तो उसने अपने दिमाग को नर्चर किया है, ग्रो किया है, डेवलप किया है एनवायरनमेंट के स्टिमुलस से। ये होता है डिफरेंस नेचर और नर्चर में। नेचर में आता है हेरिडिटी, मैच्योरिटी, जीन्स, इनेट बायोलॉजिकल बेस्ड प्रीडिस्पोजिशन, और नर्चर में आएगा इन्वायरमेंट, लर्निंग एक्सपीरियंस और कल्चरल इन्फ्लुएंस। यूनिवर्सलिटी एंड कॉन्टेक्स्ट इन स्पेसिफिसिटी, इसमें आता है कि आप, ये वही मतलब है जो हम एक यूनिवर्सल चीजों का लेते हैं और एक कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिसिटी का मतलब लेते हैं। मतलब आप ग्रोथ में हर किसी में यूनिवर्सल चीजें देख रहे हैं या स्पेसिफाइड चीजें देख रहे हैं। मोस्टली ग्रोथ और डेवलपमेंट में फिजिकली आप यूनिवर्सल चीजें देख रहे होते हैं, लेकिन कॉग्निटिव चेंज में आप कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफाई, मतलब चीजों को स्पेसिफाई करके देख रहे होते हैं। डेवलपमेंटल थ्योरीज, अब डेवलपमेंटल थ्योरीज हर इंसान को पढ़ने के लिए हर साइंटिस्ट ने, हर थ्योरिस्ट ने अपनी थ्योरी पेश की है। उसने वो थ्योरी इस तरह पेश की है जिस तरह वो दुनिया को देखता है। अब हमें ये थ्योरी पढ़ने की जरूरत क्या है, जब पर्सपेक्टिव ही अपने अपने हैं, तो हम वो थ्योरीज क्यों और किस लिए पढ़ रहे हैं, और हमने वो थ्योरीज क्यों सिलेक्ट की। इन थ्योरीज से हमें एक फ्रेमवर्क मिल जाता है कि हम बच्चों की डेवलपमेंट देख सकें कि वो अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे कर पा रहे हैं। ऑफर लॉजिक फॉर ऑब्जर्वेशन एंड एक्सप्लेनेशन, how and why people act, important for therapists to combine theory, practice and research. Therapists assess response to illness and treatment. अब हमें ये थ्योरीज पढ़ने का मकसद ये है कि हमारे पास कोई भी बच्चा डेवलपमेंटल डेफिसिट के साथ आता है या किसी भी और डेफिसिट के साथ आता है, तो हमें पता होना चाहिए कि इस एज के बच्चे का एक्चुअल में फिजिकल स्टेटस और मेंटल स्टेटस क्या होना चाहिए, किस एज में वो क्या करता होना चाहिए, जिस बिना पे हम ये कह रहे हैं कि ये अपनी ग्रोथ से स्लो है। अब थ्योरी होती क्या है, ऑर्गेनाइज्ड एंड लॉजिकल सेट ऑफ स्टेटमेंट अबाउट अ सब्जेक्ट फ्रेमवर्क टू क्लैरिफाई टू मेक सेंस ऑफ। Human developmental theory models intended to account for how and why people become who they are, tries to explain and predict human behavior. अब थ्योरी की डेफिनेशन क्या है कि एक ऑर्गेनाइज और लॉजिकल सेट जिसको हमने एक्सपेरिमेंट्स करके प्रूफ कर दिया है कि ये सेट सही है, उसको हम कहते हैं थ्योरी। अब उस गुड थ्योरी की क्वालिटीज क्या क्या हैं, एक अच्छी थ्योरी जो आपको दी जा रही है उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, वो होगी इंटरनली कंसिस्टेंट, पार्ट फिट टुगेदर इन अ कंसिस्टेंट वे, मतलब रैंडम नहीं हो, एब्रप्ट नहीं हो कि एक पार्ट दूसरे पार्ट से मैच ही नहीं कर रहा, जितने भी उसमें पॉइंट्स बताए हैं वो एक दूसरे से लिंक करने चाहिए।
should provide meaningful explanations, open to scientific evaluations. Scientific evaluation यानी further research उससे हो पाए या उससे हम कुछ questions generate कर पाए जिसको हमें बाद में बताना हो. Stimulate new thinking and research. Should provide guidance to parents and professionals in the day to day. ठीक है, ये थ्योरी भी आपकी बेसिकली उसकी डेवलपमेंट और ग्रोथ के बारे में से है कि आप उसकी जो भी टीचर है या उसके पेरेंट्स हैं उनको एक गाइडेंस प्रोवाइड कर सके. अब हम आते हैं कि हमारे पास कितने थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव हैं. थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव क्या होता है कि थ्योरी किस किसने दी और किस बिहाफ पे दी. अब हमें पता है कि एक थ्योरी होती है साइको एनालिटिकल थ्योरी, साइको सोशल थ्योरी, और ये सारी थ्योरीज हमारे पास मौजूद हैं जो हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट के हिसाब से. अब हमारे पास बेसिकली पर्सपेक्टिव हैं 3 जिसको लेके थ्योरी डिस्क्राइब की गई है. पर्सपेक्टिव क्या है? साइको एनालिटिकल, लर्निंग और कॉग्निटिव. अब साइको एनालिटिकल थ्योरी में क्या होता है? साइको एनालिटिकल थ्योरी को हमने 2 थ्योरीज में डिवाइड किया है जिसमें आती है साइको सेक्सुअल थ्योरी और साइको सोशल थ्योरी. ठीक है, साइको सेक्सुअल थ्योरी क्या होती है? साइको एनालिटिकल थ्योरी में हमारे पास 2 थ्योरीज आ गई, फ्रॉड्स की और एरिक एरिक्सन की. फ्रॉड्स ने दी थी साइको सेक्सुअल थ्योरी और एरिक एरिक्सन ने दी थी साइको सोशल थ्योरी. अब साइको सेक्सुअल थ्योरी में क्या आएगा? बिहेवियर इज कंट्रोल्ड बाय पावरफुल अनकॉन्शियस अर्ज. साइको सोशल थ्योरी में फ्रॉड्स कहता है कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो इंसान के कंट्रोल में नहीं है. वो किसी भी अनकॉन्शियस अर्ज, उसको कोई किसी चीज की जरूरत होती है तो वो एक अपना बिहेवियर शो करता है किसी भी लिहाज से कि या तो रोता है या चीखता है या गुस्सा करता है. ये सारे उसके बिहेवियर्स हैं, लेकिन उसको अंदर से कोई अनकॉन्शियस चीज तंग कर रही है कि उस चीज को हासिल करने के लिए वो ये सब कर रहा है. साइको सोशल थ्योरी, personality is influenced by society and developed through a sense of crisis. साइको सोशल थ्योरी में क्या होता है कि इसमें कहता है एरिक्सन कि पर्सनैलिटी जो है सोसाइटी मतलब एनवायरनमेंट बेस्ड है, एनवायरनमेंट के हिसाब से डेवलप करती है या वो डेवलप करती है कि उसकी जिंदगी में कोई ऐसा कॉन्सिक्वेंस हो जाए या कोई क्राइसिस हो जाए, उस लिहाज से अपनी डेवलपमेंट करती है. अब आते हैं हम साइको एनालिटिकल थ्योरी. सिगमंड फ्रॉड was medical doctor from Vienna, Austria, who specialized in neurology. His psychodynamic approach to personality developed as a result of his work with adult patients who has psychiatric and emotional problem. ये psychiatric and emotional problem के लोगों के साथ काम करता था. ये अब इसने जो थ्योरी दी है वो हमें दी है साइकोसेक्सुअल सिगमंड फ्रॉड ने. ठीक है, फ्रॉड्स थ्योरी में क्या होता है? फोकस ऑन डेवलपमेंट एंड डायनामिक ऑफ personality and human development by posing that people are driven by motives and emotional conflict of which they are largely unaware and that they are shaped by their earliest experience in the family. According to Freud, our behavior is determined by irrational force, unconscious motivations, and biological drive that are stemmed from repressed childhood memories or experiences that hold a certain degree of impact of our lives. अब सिगमंड फ्रॉड ने अडल्ट पेशेंट के साथ इसने काम किया है साइकेट्रिक और इमोशनल प्रॉब्लम्स के साथ. तो इसने जब काम उन लोगों के साथ किया तो इसने अपनी थ्योरी जो डिस्क्राइब की है वो बेसिकली अडल्ट्स को ध्यान में रख के की है कि ये इनको जो इंटरनली अर्ज आता है. थ्योरीज जो हैं वो आप जो आपका बिहेवियर आ रहा है वो किस एक्सपीरियंस, आपके बचपन में कोई इस तरह की एक्टिविटी गुजरी हो, आप किसी ऐसे कॉन्शियस क्राइसिस से गुजरे हैं जिसमें आपको ये नजर आ रहा हो कि मैं चीखूंगा तो मेरा ये काम हो जाएगा, तो वो अनकॉन्शियस अर्ज इंटरनली ऑटोमेटिकली आ रही है. वो खुद से नहीं कर रहा लेकिन वो ऑटोमेटिकली आ रही है. ये फ्रॉड्स की थ्योरी थी. He stressed that
formative nature of early experience and for biological based drives. His beliefs was that development is a result of balance being struck between unconscious drives and conscious need to adopt oneself to the reality in which we find ourselves. Freud considered personality be like an iceberg. Most of it exists below the level of awareness, just as most of iceberg hidden beneath the surface of water. He referred as hidden part of personality as unconsciousness. फ्रॉड ने क्या कहा था कि ह्यूमन की पर्सनैलिटी है वो आइसबर्ग की तरह है. आइसबर्ग किस तरह होता है कि बहुत थोड़ा सा हिस्सा ऊपर से नजर आ रहा होता है और नीचे एक बर्फ का बड़ा टुकड़ा होता है. ठीक है, वो अब आपको अंदाजा नहीं होता वो कितना बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है या बहुत बड़ा है. तो वो ये कहता है कि जो पार्ट हमें नजर आ रहा है वो बेसिकली उसकी पर्सनैलिटी है, अवेयरनेस है, और जो पार्ट हिडन है वो अनकॉन्शियस बिहेवियर है जो उसको अर्ज प्रोड्यूस करता है किसी भी बिहेवियर के लिए. The eye seeks pleasure and avoid pain. It is not logical in the search. The ego is rational, conscious and problem solving. The superego is the moral and ethical component. ये वो components हैं जो फ्रॉड्स ने बताए थे. फ्रॉड्स कहता है कि वो एक प्लेजर चाहती है, दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती किसी भी लॉजिकल या इलॉजिकल रिलेशन के हवाले से. एक ईगो होता है कॉन्शियस और प्रॉब्लम सॉल्विंग. ईगो होता है रैशनल. रैशनल किसको कहते हैं? जो चीज किसी चीज से ताल्लुक रखती हो. एक होता है ईगो और फिर होता है सुपर ईगो. इसको हम फिर फर्दर भी एक्सप्लेन करूंगी. द सुपर ईगो इज द मॉरल एंड एथिकल कॉम्पोनेंट. ये आप फर्दर ही जब हम डिविजन करेंगे ना अपने कॉम्पोनेंट्स की, जो हमारे 7 पार्ट्स हैं लाइफ डेवलपमेंट के, उसमें दोबारा बताऊंगी. ये है फ्रॉड्स के साइकोसेक्सुअल स्टेजेस. इसमें साइकोसेक्सुअल स्टेजेस में फ्रॉड साइकोसेक्सुअल स्टेज बताई हुई है, स्टेज का नाम दिया हुआ है, फिर एज बताई हुई है और उसकी डिस्क्रिप्शन बताई हुई है. अब स्टेज में पहला स्टेज इसने बताया है ओरल, बर्थ से लेके 1 साल तक. द माउथ इज फोकस्ड ऑफ स्टिमुलस एंड इंटरेक्शन. फीडिंग एंड वीनिंग आर सेंट्रल. बच्चा पैदाइश से लेके 1 साल तक उसका सेंटर पॉइंट सिर्फ उसका ओरल होता है, मतलब उसको फीडिंग करनी है, वीनिंग करती है और उसका किसी चीज से ताल्लुक नहीं होता. सेकंड स्टेज है एनल. 1 ईयर से 3 ईयर तक हो जाती है. दिस फोकस of stimulus and interaction, elimination and toilet training are central. इसका मकसद ये है कि अगर आपको किसी बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग सिखानी है तो आप अकॉर्डिंग टू फ्रॉड्स आप 1 से 3 साल तक के बच्चे को ये ट्रेनिंग सिखा सकते हैं. पहले आ जाता है 3 से 6 साल तक. द जेनिटल्स, पीनस, क्लिटोरस एंड वेजाइना आर द फोकस ऑफ स्टिमुलाई. जेंडर रोल एंड मोर डेवलपमेंट आर सेंट्रल. अकॉर्डिंग टू फ्रॉड 3 से 6 साल का बच्चा जो है अपना जेंडर स्पेसिफाइड हो जाता है, उसे इन चीजों का कंसर्न आ जाता है. लेटेंसी 6 से 12 साल तक. अ पीरियड ऑफ सस्पेंडेड सेक्सुअल एक्टिविटी, एनर्जीज शिफ्ट टू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज. इसमें क्या होता है कि आपको सेक्सुअल एक्टिविटीज की एनर्जीज आने लगती हैं और शिफ्ट हो रही होती हैं आपके फिजिकल और इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज में. 12 साल से लेके अडल्टहुड तक. The genitals are the focus of stimulus. With the onset of puberty, mature sexual relationships develop. इस एज में अकॉर्डिंग टू फ्रॉड आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी टोटली डेवलप हो जाती है. अब हम आते हैं साइको एनालिटिकल थ्योरी के ही दूसरे पार्ट में. एरिक एरिक्सन ने बताई है साइको सोशल थ्योरी. एरिक्सन कहता है कि पर्सनैलिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोसाइटी डेवलपमेंट, यानी आपकी इन्वायरमेंट पे बेस करता है या कोई जिंदगी में इस तरह कॉन्सिक्वेंस हो जाए तो उस पे बेस करता है. पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज अ साइको सोशल प्रोसेस. पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस and is influenced by 3 interrelated forces. एरिक एरिक्सन थ्योरी को a neo-Freudian थ्योरी भी कह सकते हैं. आइडिया रिलेटेड है फ्रॉड्स की थ्योरी से. जैसे फ्रॉड्स ने भी कहा था कि उसकी जिंदगी में कोई कॉन्सिक्वेंस ऐसा गुजरा होता है बचपन में जिसकी वजह से उसका बिहेवियर ऐसे होता है, तो बिहेवियर के हिसाब से ठीक है, लेकिन फ्रॉड्स ने आपके बॉडी के मतलब साइकोसेक्सुअल थ्योरी पे ज्यादा फोकस किया है. ये सोशल इन्फ्लुएंस पे ज्यादा फोकस करेगा.
Focus on crisis resolution. At each stage, a crisis must be resolved. If the crisis is not resolved, the individual may lack the positive characteristics in the stage. ये कहता है कि अगर जिंदगी की किसी भी स्टेज में कोई भी अपना किसी भी क्राइसिस से गुजर रहा है तो कोशिश करनी चाहिए वो क्राइसिस रिजॉल्व हो जाए. इफ द क्राइसिस इज नॉट रिजॉल्व तो कोई फीचर छोड़ जाएगा. Personality development is a psychosocial process. Personality development is lifelong experience and influenced by interrelated forces. Crisis resolution and development